कुछ देर बाद हम पहले बेसमेंट में बने हिडन मिशन के दरवाजे की तरफ बढ़े। मैं जिया, गौरव और हासना के पीछे चल रहा था और अपने फोन को देख रहा था। तेज सिर दर्द के बीच चंद्रशेखर को होश आया। इस जीवन को छोड़ दो। यह चंद्रशेखर की 8वीं जिंदगी का अंत था। मुझे यकीन नहीं हुआ, यह तो अब तक हुआ ही नहीं। कमबख्त, यह बंदा तीसरी जिंदगी में ही क्यों ऐसा कर रहा है? अगर वो दूसरी जिंदगी की तरह धीरे धीरे चलता तो मिशन के बीच से आखिरी हिस्से तक आराम से पहुंच जाता। मैंने नजर उठाई तो देखा हासना मुझे देख रही थी। रविंद्र जी, क्या देख रहे हैं आप? अरे कैलेंडर। इस हालत में दिन तारीख का पता ही नहीं चल रहा। सच कहूं तो अब तो कैलेंडर देखना भी ज्यादा मजेदार लग रहा था। कभी कभी सोचता हूं, मैंने ये नॉवल पूरा कैसे पढ़ा। हासना ने मुझे शक से देखा और फिर जिया से बात करने लगी। तो तुम्हारा नाम जिया है ना? क्या तुम भी तलवार चलाती हो? हाँ, मुझे तलवार पसंद है ना? तलवार सबसे बेस्ट होती है, उसका चलाने का मजा ही अलग है। मास्टर को भी वो मजा पता है। हासना मुस्कुरा दी और जिया की तलवार को देखने लगी। वो बहुत ही शानदार तलवार थी। शायद मास्टर यानी चंद्रशेखर ने उसे दी थी। तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी है। हाँ, ये मास्टर ने दी है। और आपकी? मेरी वाली मुझे भी अपनी तलवार पसंद है। हासना ने अपनी तलवार की तरफ देखा और फिर जिया की तलवार पर नजर डाली। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने बात बदलने के लिए कुछ कह दिया। अरे, तुम सिर्फ हासना से बात कर रही हो, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ओह, वो मैं थोड़ी बड़ी उम्र की लड़कियों से डरती हूं। जिया थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और हासना ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे उसे बहुत प्यारा लग रहा हो। दोनों में शायद कोई खास जुड़ाव था। जिया जैसे तैसे हाथ हटती है और पूछती है, वैसे आप मास्टर को बचाने क्यों जा रहे हैं? हम उसके साथी हैं। झूठ मत बोलो, वो काम का आदमी है। तुम बिल्कुल मास्टर जैसी बात कर रहे हो। सुप्रीम षड्यंत्रकारी सोच रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। सच कहूं तो सिर्फ जिया ही नहीं, बाकी सुप्रीम्स भी सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। चंद्रशेखर तो मौका मिलते ही मुझे मार देगा, फिर भी मैं उसे बचाने जा रहा हूं। ये थोड़ा अजीब है। सुप्रीम कठोर जज को यह अच्छा लगा कि आप एक भटक चुके दोस्त को फिर से ठीक करना चाहते हो। आपको 100 कॉइन मिले हैं। पर इस सुप्रीम ने मुझे गलत समझा। असल में मैं चंद्रशेखर को एक खास वजह से बचाना चाहता था, ताकि वो मरने के बाद फिर से समय में पीछे ना जा सके। मरने के बाद समय में पीछे जाना सुनने में तो अच्छा लगता है। ये उसकी खास ताकत थी, जब भी मरे वो पीछे चला जाए और दोबारा शुरू करे। पर उसकी इस ताकत से बाकी किरदारों को परेशानी होने लगी थी। वैसे जब तुम पीछे लौटते हो तो इस दुनिया का क्या होता है? एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ने यह सवाल तब पूछा था जब चंद्रशेखर कई बार मर चुका था। मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन चंद्रशेखर ने तब कहा था, मुझे नहीं पता, मैं वही दुनिया चुनता हूं जहां ज्यादा लोग जिंदा रह सकें। सुनने में अच्छा लगता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि चंद्रशेखर को खुद नहीं पता था कि वो जिस दुनिया को छोड़ता है उसका क्या होता है। नॉवल वेज ऑफ सर्वाइवल में भी इस बारे में कोई पक्की बात नहीं थी। चाहे साइंस हो या मैजिक, किसी को भी ठीक से नहीं पता। यही बात मुझे परेशान कर रही थी। जब टाइम ट्रैवलर गायब हो जाए तो उस दुनिया का क्या होता है? क्या सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है या एक नई दुनिया बन जाती है? अगर नई दुनिया बनती है तो ठीक है, लेकिन अगर सब रीसेट हो जाए? भैया, हाँ, क्या हुआ? गौरव, जो मेरी शर्ट पकड़ रहा था, डरते हुए मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगता है हम पहुंच गए हैं। आप मिशन के बाहर जाने वाले हैं। ध्यान रखें कि मिशन एरिया से बाहर ना निकलें। स्क्रीन पर यह मैसेज आया, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दानकुनी का हिडन मिशन अभी भी अंदर वाले हिस्से में ही था। हमने मुड़ते ही एग्जिट एक देखा। वहां एक डरावना सा मिशन का गेट था। आपको एक हिडन मिशन मिला है। यह मिशन पहले किसी और को मिल चुका है, इसीलिए आपको पहली खोज का इनाम नहीं मिलेगा। एक नया हिडन मिशन शुरू हुआ है। हिडन मिशन थिएटर हॉल। मिशन का प्रकार हिडन। मुश्किल स्तर थोड़ा मुश्किल। मिशन पूरा करने की शर्त थिएटर हॉल के मालिक को हराना। समय की सीमा नहीं है। इनाम 4000 कॉइन्स। अगर हार गए तो कुछ नहीं।
जिया को बहुत हैरानी हुई और वो थोड़ा पीछे हट गई। ये क्या है, थिएटर हॉल? गौरव भी चौंक गया। शायद ये उनका पहला हिडन मिशन था। फिर हासना बोली, मूवी थिएटर में मिशन करना थोड़ा रोमांटिक लग रहा है। रोमांटिक? ये तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि थिएटर कितना डरावना बन सकता है। हम थिएटर के अंदर गए। वहां का लॉबी एकदम असली मल्टीप्लेक्स जैसा लग रहा था। आप थिएटर हॉल में घुस चुके हैं। हम सभी डर और सावधानी के साथ अंदर गए। यह थिएटर B1 से लेकर 8वीं मंजिल तक बना हुआ था। भैया, ये पोस्टर सब फटे हुए हैं। किसने फाड़े होंगे? पता नहीं, मैंने ये कहा, लेकिन सच्चाई मुझे पता थी। इस थिएटर की असली चीज थे दीवारों पर लगे पोस्टर। शायद चंद्रशेखर ने ऊपर जाते वक्त सारे पोस्टरों को खत्म कर दिया होगा। वो सारे इनाम लेना चाहता था। B1 पर बस फटे हुए पोस्टर थे। न कोई आइटम मिला, न कोई राक्षस दिखाई दिया। बस एक कोना था जहां लिफ्ट टूट चुकी थी और उसका दरवाजा मुड़ा हुआ था। जिया ने पूछा, ये तो मिशन है ना, फिर कुछ दिख क्यों नहीं रहा? थोड़ी देर में दिखेगा। क्या तुम्हें पहले से कुछ पता है? थोड़ा बहुत। कैसे? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये तुम्हारा दूसरा जीवन तो नहीं? वो अपने मास्टर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसका मास्टर 3 बार जी चुका था। फिर हासना बोली, ये सब शायद रविंद्र जी के पीछे जो स्पॉन्सर है उसी वजह से है। सच में? मैंने उनकी बातों की परवाह नहीं की और ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ने लगा। तभी गौरव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके सिर पर बैठा कॉकरोच जोर जोर से हिल रहा था। उसी समय जिया ने अपनी तलवार निकाल ली और मैंने झट से उसका मुंह हाथ से ढक दिया। शू, यहां हमारे अलावा कोई और भी है। मैंने धीरे से सांस ली। ऊपर से कुछ हल्की आवाजें आ रही थीं, शायद ऊपर की मंजिल से या फिर लॉबी से। पहले तो मुझे लगा कि यह चंद्रशेखर होगा, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। क्या तुमको यकीन है? यहां तो बहुत सारी चीजें हैं। हां, मैंने ये जानकारी 1000 कॉइन देकर खरीदी है। क्या भविष्य बताने वालों से? हां, वो लोग भले ही अजीब हों, लेकिन उनकी दी हुई जानकारी सही होती है। हमें कुछ लोगों की बात करने की आवाजें सुनाई दी। हम धीरे धीरे ऊपर एस्केलेटर से चढ़े और उन लोगों के पास पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि 4 लोग पहली मंजिल की लॉबी में खड़े थे। जिया ने धीरे से कहा, ये लोग कौन हैं? मैंने दानकुनी में इनका चेहरा कभी नहीं देखा। शायद ये ग्राउंड एंट्रेंस से आए हैं। ग्राउंड एंट्रेंस? वहां तो जहरीली धुंध फैली हुई है और ऊपर से मिशन भी। हर स्टेशन का मिशन और उसकी रफ्तार अलग होती है। कुछ लोग अपने स्टेशन का मिशन जल्दी खत्म कर सकते हैं, और अगर जहर हल्का हो तो वो लोग अंडरग्राउंड जानवरों का मांस भी खा सकते हैं। मैंने ऐसा कहा, लेकिन मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। फॉर्चून टेलर? चंद्रशेखर की कहानी में ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं था। इस समय तक सिर्फ मैं और चंद्रशेखर ही उस छिपे हुए मिशन के बारे में जानते थे। यह बदलाव कैसे हुआ? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। चलो, अब अंदर चलते हैं। उन 4 लोगों के ऊपर एक नीली रोशनी चमक रही थी। अचानक वो रोशनी तेज हुई और वो चारों गायब हो गए। उनके साथ क्या हुआ? हासना ने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं दीवार पर लगे पोस्टरों को देखने लगा। ज्यादातर फटे हुए थे या गायब थे। दीवार के आखिरी हिस्से में एक पोस्टर बचा था। उस पर लिखा था, गिरी मैकरल, एंटोनियो डांस, जेफ गोल्डब्लम। उस चालाक चंद्रशेखर ने इसे क्यों छोड़ा? तीसरी बार टाइम ट्रैवल करने वाला इंसान ऐसा ही करेगा। उसी समय फिर से रोशनी जली। इस बार वो सीधा हमारी तरफ थी। जिया और गौरव डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो लाइट किसी फिल्म की रोशनी जैसी लग रही थी। मैंने हासना से पूछा, हासना जी, आपको फिल्में पसंद हैं? हां, बहुत। तो हो सकता है इसके बाद आपको फिल्में नापसंद हो जाएं। क्या मतलब? आप पर प्रोजेक्शन लाइट पड़ी है, अब मूवी शुरू होने वाली है। आसपास का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। यह कोई साधारण सपना नहीं था, इसीलिए इस बार फोर्थ वॉल, जो भ्रम को रोकता है, भी काम नहीं कर रहा था। फर्श हरी झाड़ियों में बदल गया।
रिसेप्शन और पॉपकॉर्न स्टैंड एक घने जंगल में बदल गए। ऊपर की छत नीले साफ आसमान में बदल गई। जिया ने धीरे से कुछ कहा। यह जगह आखिर है कहां? जिया जोर से चिल्लाई और आसपास की झाड़ियों और पेड़ों को काटने लगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। गौरव बिल्कुल शांत था और कीड़ों को ढूंढने लगा। मैंने पास के एक पेड़ को छूकर देखा। वो सख्त और थोड़ा गीला था। यह जगह बिल्कुल पुराने जमाने के रेन फॉरेस्ट जैसी लग रही थी, जैसे लाखों साल पहले धरती पर हुआ करती थी। यह कोई नकली दुनिया नहीं थी। यह उस थिएटर मास्टर की असली ताकत थी जो 8वीं मंजिल के मिशन में था। यह एक फिल्म है। यह सब तो बहुत ही अजीब हो रहा है। जब किताब की कहानी सच हो सकती है तो फिल्म भी हो सकती है। हासना जल्दी समझने वाली थी। उसने पूछा, अंकल ये कौन सी फिल्म है? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। अरे पर अभी क्यों नहीं बताते? और ये बच्चा क्या कर रहा है? उसी समय झाड़ियों में कुछ हिला और गौरव के सामने कुछ कूदकर आ गया। वो एक बहुत बड़ा कीड़ा था जो प्रेइंग मैंटिस जैसा लग रहा था। लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर थी। जिया डरकर चिल्लाई, अरे बच्चे पीछे हट जा। लेकिन गौरव बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने कहा, यह प्रेइंग मैंटिस नहीं है, यह टाइटानोअनप्टेरोसॉरस है जो करोड़ों साल पहले होता था। क्या? गौरव ने हाथ बढ़ाकर उसे छू लिया। कीड़े ने उसे रोका नहीं और फिर दोनों के चारों तरफ नीली रोशनी आ गई। जिया हैरानी से बस देखती रह गई। यह क्या हो रहा है? फाबरे, मैंने कहा। सच कहूं तो अच्छा हुआ जो मैं गौरव को साथ लाया। शायद उसकी यह ताकत हमें इस मुश्किल रास्ते से निकलने में मदद करे। वो कीड़ा धीरे से मुंह हिलाने लगा और गौरव भी सिर हिलाने लगा, जैसे दोनों आपस में बात कर रहे हों। थोड़ी देर बाद गौरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। क्या हुआ? गौरव ने मेरी तरफ देखा और जोर से बोला, भैया। उसी वक्त जमीन कांपने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर दौड़ रही हो और पेड़ों को तोड़ती आ रही हो। एक बहुत बड़ा जानवर झाड़ियों के पीछे से निकला। उसके मुंह से खून बह रहा था। कुछ लोग उसके आगे आगे भाग रहे थे, वही लोग जो हमसे पहले यहां आए थे। बचाओ, मुझे बचाओ। जिया पीछे हट गई और हासना से बोली, अब समझ आया ये कौन सी फिल्म है? हाँ, मुझे भी समझ आ गया। एक बहुत बड़ा शरीर, सख्त चमड़ी और बहुत ताकतवर मांसपेशियां। डायनासोर के युग का सबसे खतरनाक शिकारी हमारे सामने था। ये किसी ग्रेड 7 जैसे राक्षस की तरह लग रहा था। और ये तो बस मिशन का पहला हिस्सा था। लेकिन मेरा दिल जोश में धड़क रहा था, क्योंकि जितना मुश्किल मिशन उतना बड़ा इनाम। मैंने अपनी तलवार निकाली और कहा, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। शायद चंद्रशेखर ने इस फिल्म को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि डायनासोर वाली फिल्म में कुछ खास नहीं होगा। लेकिन वो नहीं जानता था, इस फिल्म में एक बहुत जरूरी इनाम छिपा है। क्या सच में हमें उस जानवर से लड़ना है? हाँ, तभी तो बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलना कैसे? ये फिल्म लंबी है, भूल गए क्या? टीरेक्स हमारी तरफ दौड़ता आ रहा था। उसके पीछे एक लैब की बिल्डिंग दिख रही थी और ऊपर की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। ये एक फिल्म थी, फिल्म जिसे थिएटर मास्टर ने असली बना दिया था। और अब यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। चलो इस फिल्म का जबरदस्त क्लाइमेक्स बनाते हैं। जैसे ही उन पीली आंखों ने हमें देखा, एक जोरदार दहाड़ हमारे कानों में गूंजने लगी। गुरर, 7वीं रैंक का टायरेनोसॉरस ने आपको पहचान लिया है। टायरेनोसॉरस ने शिकारी नाम की स्किल चालू कर दी है। आपकी खास स्किल फोर्थ वॉल ने उस डराने वाली स्किल का असर रोक दिया है। मेरे मन में शांति थी क्योंकि फोर्थ वॉल ने मुझे बचा लिया, लेकिन शरीर में कंपी जरूर हुई। यह असली शिकारी का डर था। सभी लोग हट जाओ। डरी हुई हासना और जिया होश में आ गई। मैं और गौरव पीछे हट गए। एक लंबी पूंछ हमारे सामने जंगल में तेजी से आई। जो लोग भाग रहे थे वो गिर पड़े और खून की उल्टी करने लगे। शुक्र था कि हासना और जिया उस खतरे से दूर थीं। मैंने पास में पड़े गौरव से चिल्लाकर कहा, गौरव पीछे हटो और हासना जी और जिया जी आप दोनों बाएं दाएं अलग हो जाओ। तभी एक मैसेज आया। किरदार गौरव कौर ने डायनासोर बुक नाम की स्किल चालू कर दी है। टायरेनोसॉरस देखने में बड़ा है, लेकिन उसकी नजर बहुत कम दूर तक जाती है। क्या?
मैंने ये एक किताब में पढ़ा था जब मैं छोटा था। छोटा मतलब अभी से थोड़ा छोटा। मैं कुछ सेकंड के लिए गौरव को देखता रहा, लेकिन अभी बहस करने का टाइम नहीं था। आपकी खास स्किल प्योर स्टार एनर्जी चालू हो गई है। मैंने अपनी चमकती हुई तलवार हवा में घुमानी शुरू की ताकि डायनासोर का ध्यान मेरी तरफ आए। हासना, जिया और गौरव इस लड़ाई को झेलने के लिए बहुत कमजोर थे, इसलिए यह काम मुझे ही करना था। जब मैं इसका ध्यान खींचूं तब तुम लोग पीछे से हमला करना। मैं बोल ही रहा था कि देखा, हासना और जिया पहले से ही डायनासोर के पीछे पहुंच चुकी थीं। वो दोनों बहुत समझदार थीं। गुर्रर्रर, मैंने मुश्किल से उसके दांतों और पैरों से खुद को बचाया। मैं हमला करने ही वाला था कि उसकी पूंछ मेरे सिर के ऊपर से गुजर गई। मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैं नहीं मरा क्योंकि मेरी ताकत अच्छी थी, लेकिन फिर भी हालत खराब हो गई। शायद अब तक मेरी किस्मत अच्छी रही थी। शायद मैं चंद्रशेखर नहीं, बल्कि एक मामूली इंसान हूं। इस बीच हासना और जिया लगातार पीछे से वार कर रही थीं। उन दोनों ने मिलकर तलवार से डायनासोर की टांगों पर अच्छे घाव बना दिए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में डायनासोर गिर जाएगा। भैया, मैं उसका ध्यान खींचता हूं। गौरव ने मेरी बात नहीं मानी। नहीं गौरव, मैं कर सकता हूं। अचानक गौरव आगे आया और अजीब इशारे करने लगा। मैं कुछ कहने वाला था कि तभी एक बहुत बड़ी प्रेइंग मैंटिस आई। उसने डायनासोर की आंख पर हमला किया और भाग गई। यह वही टाइटानो था जिससे गौरव पहले बात कर रहा था। अब डायनासोर की आंखें गड़बड़ा गईं। वो उस कीड़े को देखने लगा और गौरव अपने हाथों से उसे कंट्रोल कर रहा था। मैंने गौरव को हैरानी से देखा। क्या यह लड़का बहुत ही खास है? अब समझ आया कि चंद्रशेखर इसे क्यों चाहता था। अब लड़ाई हमारी तरफ झुक गई थी। डायनासोर की चाल धीमी हो गई थी। वहीं हासना और जिया की आंखों में लाल चमक आ गई थी। डेमन स्लेयर स्किल चालू हो गई है। इस स्किल में थोड़ी कमजोरी होती है, लेकिन जब ये लोग गुस्से में होते हैं तो और ताकतवर बन जाते हैं। बारिश और जंगल के बीच वो दोनों लड़कियों की जलती आंखें बहुत ही शानदार दिख रही थीं। मुझे थोड़ा दुख था कि जिया अब चंद्रशेखर के साथ चली गई थी, लेकिन हासना में भी बहुत दम था। उसकी ताकत भी बहुत खास थी और अभी उसका कोई स्पॉन्सर नहीं था। अब ऐसा लग रहा था कि डायनासोर बहुत थक चुका है। अब आखिरी वार करने का समय था। ब्लेड ऑफ फेथ चालू हो गई है। मैंने अपनी बची हुई जादुई ताकत को इकट्ठा किया। मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था और मैं हासना या जिया जितना तेज भी नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं कमजोर था। मेरे पास एक ऐसा सिस्टम था जो इन सारी कमियों को मिटा सकता था। ईथर ब्लेड। अनब्रोकन फेथ का खास असर एक्टिव हुआ। ईथर अब आग में बदल गया है। बहुत सारा जादुई ताकत मेरे शरीर से खींचने लगा और मेरा शरीर बहुत थक गया, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे बाद में ठीक कर सकता हूं। ब्लेड 1 मीटर लंबा हो गया और उसमें आग जलने लगी। मैं सीधा टी-रेक्स की पीठ की तरफ दौड़ा। सब लोग साइड हो जाओ। जैसे ही टी-रेक्स थोड़ी देर के लिए रुका और उसकी चाल धीमी हुई, मैं उसकी पूंछ पर चढ़ गया। मेरे पास बैलेंस की कोई खास स्किल नहीं थी, इसलिए कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन मैं किसी तरह ब्लेड को उसकी मोटी खाल में घुसाकर टिक गया। आकुकु! टी-रेक्स का खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर गया। मैं बार बार उसकी चमड़ी में ब्लेड घोंपता रहा। हर बार ब्लेड से आग उसके घावों में घुस जाती। टी-रेक्स की पीली आंखें मुझ पर पड़ी। वो दर्द से सांसें ले रहा था और फिर मर गया। आपने पहली बार 7वीं श्रेणी के टी-रेक्स का शिकार किया है। आपको इनाम के तौर पर 1000 कॉइंस मिले हैं। वाकई में हमने मार गिराया इसे। मुझे पता था हम कर सकते हैं। हासना ने गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा। और सच में टी-रेक्स 7वीं श्रेणी के सबसे खतरनाक राक्षसों में से एक था। जिया थोड़ी देर बाद दौड़ते हुए आई। मैं उसे मार देती। क्या? उस तरीके से मारते मारते तो घंटों लग जाते। मैंने अपनी तलवार साफ करते हुए कहा। फिर हासना ने पूछा, लेकिन इस मूवी में टी-रेक्स मरा था क्या? नहीं, लेकिन यह ज्यादा मजेदार नहीं है क्या? क्या? मूवी का स्टाइल है फैंटेसी, एक्शन और एडवेंचर, तो इतना तो चल जाएगा। तभी मेरे दिमाग में एक मैसेज आया। थिएटर के मालिक को मूवी का नया एंडिंग पसंद आया है। हासना हैरान होकर बोली,
सच में? हाँ, थिएटर हॉल का असली तरीका यह नहीं था कि हम असली एंडिंग देखें। अगर ऐसा होता तो चंद्रशेखर कभी यह मिशन पूरा नहीं कर पाता। असल बात यह थी कि हमें थिएटर मास्टर को एक ऐसा अंत देना था जो उसे पसंद आए, और वो मालिक था एक पागल इंसान। अब समझ आया, हमें बस जो भी बीच में आए उसे हटा देना है। यानी अगर हम सारी रुकावटें हटा दें तो मूवी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब आप अगले फ्लोर पर जा सकते हैं। रिसर्च लैब की छत पर बने हेलीपैड पर जाएं। थोड़ा रुकते हैं, पहले रिवॉर्ड्स ढूंढते हैं। मैं टी-रेक्स के पास का एरिया देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे वो आदमी मिला जो हमसे पहले यहां आया था। बाकी सबको टी-रेक्स ने मार डाला था। अरे, होश में आओ। ओह, उसका शरीर बुरी तरह जख्मी था और खून बह रहा था। उसके जख्म टी-रेक्स के पंजों से आए थे। उसकी हड्डियां तक दिख रही थीं। साफ था कि वो अब नहीं बचेगा। आराम से सांस लो। खू, मैं जिंदा हूं। मैंने उसे अपनी बोतल से थोड़ा पानी पिलाया। उसने थोड़ी मात्रा में पानी पिया और फिर खून खांसा। मुझे उससे जल्दी से कुछ सवाल पूछने थे। तुम यहां कैसे आए? पैगंबर? कौन है ये पैगंबर? अब उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थीं। पब्लिकेशंस मिला। पब्लिकेशंस? मैं जीना चाहता हूं। उसके मुंह से फिर खून निकला और वो मर गया। पीछे से हांसना और बाकी लोग आ गए। ये आदमी? मैंने सिर हिलाया और उसकी लाश को देखा। पब्लिकेशंस? क्या मजाक है ये? मेरे अनुसार सिर्फ एरियल ग्रोव के पास ही भविष्य देखने की शक्ति थी। तो इसका मतलब था यहां कोई और भी है, लेकिन वो मुझ जितना नहीं जानता था। सबूत यह है कि उसने खुद यहां आने की हिम्मत नहीं की। रविंद्र जी, थोड़ा आराम कर लो। हमने उसकी लाश को ढक दिया और टी-रेक्स के पास इकट्ठा हुए। हमें जल्दी करना था चंद्रशेखर को पकड़ने के लिए, लेकिन अगर हमने आराम नहीं किया तो उससे पहले ही हमारी टीम खत्म हो जाती। मैंने टी-रेक्स की लाश को अच्छे से खोजा। मैंने उसका सिर और दिल देखा, लेकिन अफसोस कि वहां कोई भी राक्षस की कोर नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमें कुछ भी नहीं मिला। हासना टी-रेक्स को आग पर पकता देख रही थी और उसके मुंह में पानी आ रहा था। क्या हम इसे खा सकते हैं? हां, क्योंकि यह जादुई आग से पका है। जो हिस्सा अधपका है उसे हम जादुई स्टोव से और पका सकते हैं। हम सब टी-रेक्स की टांग के पास बैठ गए। हम मांस के छोटे छोटे टुकड़े काटने लगे और उससे भाप निकलने लगी। गौरव खुशी से चिल्लाया, एकदम ताजा मांस। जिया जल्दी से दौड़कर सबसे पहले एक टुकड़ा उठा लाई। फिर बाकी सबने भी बड़े बड़े मांस के टुकड़े लिए। इतना अच्छा और बड़ा मांस तो ऑफिस की नौकरी के टाइम सोचा भी नहीं जा सकता था। जिया ने आंखें बंद करके मांस का स्वाद लिया और बोली, आह, ये तो दुनिया का सबसे टेस्टी खाना है। और सच में मांस बहुत स्वादिष्ट था। चर्बी अच्छे से मसल्स के साथ मिला हुआ था, जो इसे जमीन में रहने वाले चूहों के मांस से बहुत अलग बना रहा था। हर बार बाइट लेने में एक नया मजा आ रहा था। अगर श्वेता यहां होती तो शायद वो खुशी से रो पड़ती। जैसे जैसे मैंने मांस खाया, मुझे लगा कि मेरी ताकत, स्टैमिना वापस आ रही है। ऐसी ऊंची नस्लों के मांस में खास ताकत होती है, लेकिन ज्यादा खाना भी नुकसानदायक हो सकता है। हासना ने पेट सहलाते हुए कहा। उप, पेट भर गया। बहुत टेस्टी था, लेकिन अब और खाऊंगी तो रो दूंगी। थोड़ा आराम करके हम आइलैंड के बीचों बीच बने लैब की तरफ बढ़े। रास्ते में कुछ रैप्टर्स मिले, लेकिन टी-रेक्स के बाद वे ज्यादा मुश्किल नहीं थे। लैब के अंदर कई कांच की बोतलें और दवाइयों की शीशियां रखी थीं। कुछ मशीनों में डायनासोर के अंडे और खून के नमूने भी थे, लेकिन एक चीज गायब थी। जैसे ही हम अंदर वाले रास्ते में पहुंचे, मेरी नजर कुछ खास चीजों पर पड़ी। ताकत बढ़ाने वाली दवा, जादुई शक्ति बढ़ाने वाली दवा, फुर्ती बढ़ाने वाली दवा, स्टैमिना बढ़ाने वाली दवा। जैसा मैंने सोचा था, ये सब यहीं थे। मैंने फटाफट सारी शीशियां जमा करनी शुरू कर दी। जैसे आस्तिका नाग, जैसे राक्षस की कोर, वैसे ही ये ताकत बढ़ाने वाले सामान सिर्फ शुरू की स्टोरी में मिलते हैं। और ये सिर्फ एक दो नहीं, करीब 20 बोतलें थीं। अब मेरी ताकत बहुत तेजी से बढ़ सकती थी। इसी उम्मीद में मैंने अभी तक अपने स्टैट्स पर सिक्के खर्च नहीं किए थे। ये दवाइयां सिर्फ तब काम करती हैं जब आपकी उस ताकत की लेवल 30 से कम हो। अंकल, अब क्या मिला? ओह,
ये लड़की तो हमेशा आ ही जाती है। क्या? स्टैमिना बढ़ाने की दवा? जिया की आंखों में चमक आ गई और उसने एक शीशी उठा ली। तुम सब अकेले ही पीने वाले थे क्या? सारे नहीं, मैं सबके साथ बांटूंगा। दीदी देखो, अंकल। पार्टी के बाकी लोग भी पास आ गए। हासना ने दवाइयों की जानकारी देखी और चौंक गई। हे भगवान, ये कितनी कमाल की चीजें हैं। ये एक हिडन मिशन है, मैंने थोड़ा मायूस होकर कहा। सच बताऊं तो ये थोड़ा अजीब था। टी-रेक्स को मैंने अकेले नहीं मारा था, इसलिए सब कुछ अकेले लेना सही नहीं लग रहा था। कुछ सुप्रीम्स इस बात से नाखुश हैं। जिया ने ताकत बढ़ाने वाली शीशी देखी और बोली, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो? मेरी ताकत थोड़ी कम है। आपकी एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट एक्टिवेट हो गई है। यह स्किल सभी खिलाड़ियों की मुख्य ताकतों की एक झलक दिखाती है। कैरेक्टर का विवरण: नाम जिया श्रीवास्तव, खास ताकत जख्मी तलवार वाली राक्षसी, खास स्किल्स तलवार चलाने की ट्रेनिंग लेवल 4, राक्षस मारने की स्किल लेवल 1, बिल्कुल सही समझने की शक्ति लेवल 2, भूत जैसी चाल लेवल 2, कर्ज समुद्र में लड़ाई लेवल 1, बड़ी सेना को कंट्रोल करना लेवल 1, कुल ताकत सहन शक्ति लेवल 13, ताकत लेवल 17, फुर्ती लेवल 13, जादू शक्ति लेवल 10। ये लड़की भी ना हूं। हंसना दीदी, क्या मैं ये ले सकती हूं? रविंद्र जी ने इसे सबसे पहले ढूंढा था, तो फैसला उनका ही होगा। सच कहूं तो अगर टीम के बाकी लोग ये चीजें ले लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिया को देना थोड़ा अजीब लग रहा था। वैसे भी वो चंद्रशेखर की टीम से थी। सुप्रीम कठोर जज चाहता है कि आप सबके साथ बराबरी से पेश आएं। बराबरी? ठीक है, चलो सबसे सीधा साधा गेम खेलते हैं जो सबको पता होता है। मैं मुस्कुराया और कहा, क्यों ना स्टोन पेपर सिजर खेलें? स्टोन पेपर सिजर? आखिर में सिर्फ एक ही जीतेगा। जिया के चेहरे पर लालच दिखने लगा। ठीक है, मैं तो वही करूंगी जो रविंद्र जी चाहेंगे, लेकिन क्या आप अच्छे से सोच चुके हैं? गलती हो सकती है। तो इसका मतलब वो किस्मत वाले नहीं हैं? जिया ने हंसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि अब उसे चीज मिल जाएगी। चलो सबसे पहले ताकत बढ़ाने वाला दवाई से शुरुआत करते हैं। मैंने वो बोतल निकाली और जिया से कहा, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। मैं स्टोन पेपर सिजर में बहुत अच्छी हूं, आपको यकीन है? अच्छा, ऐसा है? मैंने हल्की सी मुस्कान दी। खास स्किल रीडर आई लेवल 1 चालू हो गई है। जिया ज़ साइजर दिखाने वाली है। षड्यंत्रकारी सुप्रीम तुम्हारी चाल को लेकर बहुत उत्सुक है। सुप्रीम से तुम्हें 200 कॉइन दिए हैं। स्टोन पेपर सिजर का गेम एक पल में खत्म हो गया। गौरव का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और हासना बहुत खुश लग रही थी। जिया जमीन पर बैठ गई, बहुत दुखी होकर। यह तो मजाक है। मैं गौरव का मन नहीं पढ़ सकता था, इसीलिए 2 एम्पूल उसे मिल गए। आपको मुझे देने की जरूरत नहीं, ले लो। वो प्यारा लग रहा था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। हासना को भी 2 ताकत बढ़ाने वाले एम्पूल मिले। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें लिया। थैंक यू, मेरी स्टैमिना बहुत कम हो गई थी। बस जिया को कुछ नहीं मिला। तुमने मुझे 20 में से 18 बार कैसे हरा दिया? तुमने चीटिंग की क्या? मैं वैसे भी इस गेम में अच्छी हूं। सच में, एक एम्पूल तो दे दो। तुम्हारे पास चंद्रशेखर है ना? मैंने उसकी शिकायतें अनदेखी कर दी और एम्पूल्स बैग में रख ली। हासना ने जिया के कंधे पर हाथ रखा और उसकी तलवार की तरफ देखकर कहा, छोटी बहन, दुनिया में सब कुछ बराबर नहीं होता। डू डू डू। हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगी। गौरव दूर उस डायनासोर आइलैंड को देख रहा था और बोला, भैया, क्या मैं इसको अगली मंजिल पर ले जा सकता हूं? उसकी गोद में एक बड़ी प्रेइंग मैंटिस, टिड्डे जैसी कीट बैठी थी, जो अपनी एंटीना से उसके गाल को छू रही थी। अफसोस, तुम इसे साथ नहीं ले जा सकते। गौरव ने उसे दुखी होकर गले लगाया। ख्याल रखना टाइटानो। क्विक। उसने उस कीट का नाम भी रख दिया था। लेकिन थिएटर हॉल में बने जानवरों को ऊपर की मंजिलों पर नहीं ले जाया जा सकता। हाँ, कुछ आइटम्स जैसे एम्पूल्स ले जाए जा सकते हैं। मेरे पास एक खास आइटम था, टी-रेक्स का डीएनए एम्पूल। ये गोल्डन एम्पूल इस फिल्म को चुनने की सबसे बड़ी वजह थी।
इसे पीने से 30 मिनट तक सभी ताकतें 10 पॉइंट बढ़ जाती हैं। हालांकि यह सिर्फ थिएटर हॉल में ही काम करता है। यह बहुत जरूरी था, खासकर अगर चंद्रशेखर मुश्किल में है। गौरव की मैंटिस उड़ गई और आसमान टूटने जैसा लगने लगा। पहला एंडिंग क्रेडिट पूरा हुआ। खिलाड़ी रविंद्रनाथ सिंह, हासना, जिया, गौरव। इनाम में 500 कॉइन मिले। थोड़ी चक्कर सी आई और हम फिर जमीन पर लौट आए। दीवार पर जो मूवी पोस्टर था वो फटा हुआ था। इसका मतलब था कि हमने वो मंजिल पार कर ली। जिया बोली, हमें क्या हर मंजिल ऐसे ही पार करनी होगी? चंद्रशेखर ने ज्यादातर मंजिलें क्लियर कर दी होंगी, इसलिए जल्दी हो जाएगा। हम एस्केलेटर से दूसरी मंजिल पर पहुंचे। यहां थिएटर की असली शुरुआत थी, इसलिए जगह थोड़ी तंग थी। हासना ने पूछा, यहां कुछ बदल क्यों नहीं रहा? काफी देर इंतजार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। न मूवी चालू हुई, न कैमरा दिखा। ध्यान से देखा तो हर पोस्टर फटा हुआ था। जिया ने गौर किया, क्या सिर्फ वही फिल्में चल सकती हैं जिनके पोस्टर अभी भी सही हैं? मैंने एक एक फटा पोस्टर देखा। पैसिफिक रिम रोबोट वाली मूवी थी। काश इसका पोस्टर सही होता तो मुझे हार्ड एंड ग्लव्स मिलता। इंसेप्शन अच्छी बात है ये फटा है, वरना काफी मुश्किल होती। मैं तो ये फिल्म देखना चाहती थी, जिया ने कहा। मैंने पूछा, तुम्हें सुपर हीरोज पसंद है? हां, तो अच्छा है, वरना इस फिल्म के बाद तुम्हें नफरत हो जाती। उस पोस्टर में एक हरा राक्षस दहाड़ रहा था। हम तीसरी मंजिल पर गए। यहां भी वही हाल है, सारे पोस्टर फटे हुए थे। चंद्रशेखर ने सही काम किया था। यह अच्छा था, क्योंकि तीसरी मंजिल की फिल्में काफी खतरनाक थीं। फाइनल डेस्टिनेशन ये पूरी टीम को खत्म कर देती है। चंद्रशेखर ने इसे कैसे पार किया? हासना खुश होकर बोली, हम जल्दी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मुझे हर मंजिल पर चिंता हो रही थी। हर मंजिल पर हमें किस्मत भी चाहिए थी। कई फिल्में ऐसी थीं जो हमारे गाइड बुक में नहीं थीं। चंद्रशेखर ने शायद सब नहीं देखी थीं। और जैसे ही हम चौथी मंजिल पर पहुंचे, सिस्टम मैसेज आया, आप चौथी मंजिल में पहुंच गए हैं। एक तेज लाइट हम पर पड़ी और हम पोस्टर देख भी नहीं पाए। हासना ने हाथ जोड़कर प्रार्थना शुरू कर दी, प्लीज ये भूतों वाली मूवी ना हो। मैंने हासना की तरफ देखा। उसने सफाई दी, भूतों को तलवार से नहीं मारा जा सकता। बस यही उसकी चिंता थी। मूवी शुरू हो चुकी है। अचानक सब कुछ बदल गया। हमारी आंखें खुली तो हम किसी जहाज के सामने खड़े थे और समुद्र की हवा हमारे चेहरे से टकरा रही थी। ये क्या? मेरे मुंह में खारेपन का स्वाद था और सामने दूर तक समंदर फैला हुआ था। यह नजारा बहुत ही सुंदर था। मैं तो रोज काम में ही उलझा रहता था। कई सालों से कहीं घूमने तक नहीं गया था। ये कौन सी मूवी है? बगल में हासना लंबा सा गाउन पहने खड़ी थी। क्रूज जहाज के अंदर से वायलिन की मधुर धुन आ रही थी। लोग मस्ती में थे। पूरा माहौल बहुत रोमांटिक लग रहा था, जैसे किसी मूवी का सीन हो। ओह, मुझे पता है ये कौन सी मूवी है। तभी जिया की आवाज आई, अरे कहां जा रही हो? मैंने पलटकर देखा तो जिया उल्टियां कर रही थी। हासना भागकर उसके पास पहुंची और उसकी पीठ सहलाने लगी। काफी देर उल्टी करने के बाद जिया बोली, मुझे समंदर में चक्कर आते हैं। कोई बात नहीं, उल्टी कर लो, ठीक हो जाओगी। मैं सोच रहा था कि चंद्रशेखर ने जिया को क्यों चुना। मैंने नॉवेल तो पढ़ी है, लेकिन यह जानने का मन नहीं था। पर दीदी, ये वही मूवी है ना जिसमें जहाज डूब जाता है? लगता तो ऐसा ही है। तो क्या दीदी केट विंसलेट है? जिया ने हासना के गाउन को थोड़ी जलन से देखा, फिर मेरी तरफ देखा। तो फिर अंकल, आप डिकैप्रियो हो? उसके ऐसा कहते ही मुझे थोड़ी चिढ़ सी हुई। तभी गौरव मेरे पीछे से आया। भैया! गौरव ने फॉर्मल सूट पहना था। कपड़े कुछ पहचाने पहचाने लग रहे थे। खैर, अब सब लोग आ गए थे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जहाज डूब रहा था और अफसोस की वेज ऑफ सर्वाइवल में इस मूवी का कोई हल नहीं बताया गया था। तो क्या हम टाइटैनिक से लड़ेंगे या फिर समंदर से? जिया ने बोला, वैसे भी जहाज डूबने वाला है, क्या हमें भी इसके साथ डूबना होगा? ये तो थोड़ा अजीब लगेगा।
सच कहूं तो ये बहुत कंफ्यूज करने वाला सीन था। काश कोई दुश्मन होता जिससे हम लड़ पाते। भैया चलो विलन को ढूंढते हैं। गौरव की यही राय थी। मुझे नहीं पता था कि इस मूवी में कोई विलन है भी या नहीं, लेकिन फिलहाल करने को और कुछ था नहीं तो मैंने हां कर दी। ठीक है चलो ढूंढते हैं। हम सब चल दिए। पर सच में इस मूवी में विलन था कौन? पिछली बार जब टाइटैनिक देखी थी, पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद हमारे सामने आ गया। एक सूट वाला आदमी हमें घूर रहा था। जैक डॉसन। रुको, जैक डॉसन मतलब डिकैप्रियो का किरदार? पर वो मुझे नहीं, किसी और को देख रहा था। वो खुद डिकैप्रियो था। मैंने गौरव की तरफ देखा और लंबी सांस ली। कुछ देर बाद हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसे हम मूवी का विलन समझ रहे थे, लेकिन थिएटर मास्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शायद उसे पकड़ना ही काफी नहीं था। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर मार ही देते हैं उसे। जिया ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी की तरफ तान दी जो रस्सियों से बंधा हुआ तड़प रहा था। अगर थिएटर मास्टर पागल है तो उसे मारना ही सही ऑप्शन है ना? मैं भी यही सोच रहा था। नहीं, मुझे पूरा यकीन था। वेज ऑफ सर्वाइवल में एक ऐसी ही मूवी का हल यही था। लेकिन हासना उस आदमी को देखकर डर गई और कुछ चौंकाने वाला बोली, लेकिन ये तो असली इंसान जैसा लग रहा है। क्या? ये तो एक फिल्म है, लेकिन ये आदमी तो असली जैसा लग रहा है। यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि कुछ दिन पहले ही हासना ने बिना झिझक कमजोर लोगों को मार दिया था। लेकिन उसने एक बार कहा था, मैं भले ही किसी को मार दूं, लेकिन मैं राक्षस नहीं बनना चाहती। जिया ने कहा, दीदी अब अचानक इतनी भावुक बात क्यों कर रही हो? क्या तुम इसे मारना नहीं चाहती? हासना बोली, नहीं ऐसा नहीं है। जिया ने कहा, लोगों को बचाना अच्छी बात है, लेकिन अगर यह आदमी नहीं मरेगा तो हम मर जाएंगे। हम तो असली हैं, पर यह तो सिर्फ एक फिल्म का किरदार है। किरदार? जिया की बात सुनकर मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। हासना मेरी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? जिया बोली, भले ही ये इंसान असली जैसा दिखे, लेकिन ये बुरा इंसान है। इसे मारना गलत क्यों होगा? शायद जिया सही थी। यह आदमी इस मिशन का विलेन था और गलत काम करने वाला था, तो इसे मारना सही था। और मजे की बात यह है कि यही तर्क चंद्रशेखर हमेशा अपनी किताब सर्वाइवल के तरीके में देता था। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि जिया ने जल्दी से अपनी तलवार निकाली। हाय राम, मास्टर तो अभी मरने वाले हैं। उसने तलवार से उस आदमी का सीना चीर दिया। बहुत खून निकला और सब कुछ बहुत असली लग रहा था। तभी एक सिस्टम मैसेज आया, थिएटर के मालिक को मूवी का बदला हुआ अंत पसंद आया है। जहाज का पिछला हिस्सा आपको अगली मंजिल पर ले जाएगा। देखो, मैंने सब कुछ ठीक से किया ना? जिया ने खुश होकर कहा। उसका जवाब गलत नहीं था। थिएटर मालिक ने मंजूरी दे दी और सुप्रीम्स हमें इसके लिए कॉइन देंगे। हम उन्हीं से जिंदा रहेंगे। यही तरीका था इस दुनिया में जिंदा रहने का, भले ही उससे सब कुछ टूट रहा हो। आपने दूसरा एंडिंग क्रेडिट पूरा कर लिया है। किरदार रविंद्रनाथ सिंह, हासना, जिया, गौरव। आपको इनाम में 500 कॉइन मिले हैं। हमें टाइटैनिक से कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, इसलिए हम सीधा अगले फ्लोर पर चले गए। आप 5वें फ्लोर पर आ चुके हैं, इनामों का कमरा। जब हम एस्केलेटर से ऊपर गए तो सामने इनामों वाला हॉल आ गया। इनामों का कमरा? यह कोई डरावनी फिल्म नहीं है। नहीं, यह एक एग्जीबिशन हॉल है जहां पहले असली मूवी की चीजें दिखाई जाती थीं। मुझे यह पता था, लेकिन मैंने फिर से अनजान बनने का नाटक किया। कांच के बड़े बड़े ट्यूबों में मूवी में इस्तेमाल की गई चीजें रखी थीं, जैसे कपड़े, हथियार और सजावट। सबसे मजेदार बात यह थी कि अब वो चीजें असली बन चुकी थीं। हासना एक कांच के ट्यूब के पास गई और चौंक कर बोली, ओ माय गॉड, देखो ये क्या है। मिकाजू की मुनेची का नकल तलवार। अ ग्रेड। हासना की आंखों में चमक थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हुआ हासना जी, अब आपको एक सही तलवार मिल गई। वाह! तलवार दिखने में बहुत दमदार थी। पहले जो चाकू उनके पास था उससे तो यह कहीं ज्यादा अच्छा था, और जिया की तलवार से भी कम नहीं लग रही थी। हासना ने हाथ में तलवार घुमानी शुरू कर दी। है ना कमाल की चीज, हल्की है और अच्छे से चलती है। मैंने पहले कभी हासना को इतना खुश नहीं देखा था।
कैरेक्टर हासना आपके लिए दिल से शुक्रगुजार है। मेरे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। हम थिएटर हॉल में इसीलिए आए थे ताकि 5वीं मंजिल का इनाम मिल सके। ये जगह शुरू में अच्छे हथियार और सामान पाने के लिए बहुत बढ़िया थी। खासकर हासना को यह हथियार मिलने से वो और ताकतवर हो जाएगी। हर व्यक्ति को सिर्फ 2 इनाम मिल सकते हैं। ये असली स्टार वाला हथियार नहीं था, बस एक फिल्म की नकल थी, लेकिन इसकी नकली कॉपी में भी असली जैसी ताकत थी। शुरू में ए ग्रेड चीजें बहुत काम की होती हैं। वैसे चंद्रशेखर पहले ही यहां आ चुका था। उसने 2 चीजें पहले ही ले ली थीं। अब अपने अपने इनाम चुन लो। हर किसी को सिर्फ 2 मिलेंगे, तो ध्यान से लेना। मैंने हासना से कहा कि कोई ऐसा सामान उठाओ जो श्वेता के काम आ सके, और मैं हितेश के लिए ढूंढने लगा। मुझे एक अच्छा आइटम मिला। हेरक्यूलिस की ढाल, नकली ए ग्रेड की ढाल। बहुत बढ़िया। यह पुरानी आयरन वाली ढाल से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मुझे पहले से ही लग रहा था कि हितेश इसे देखकर बहुत खुश होगा। जिया, जो सुपर हीरो की बहुत बड़ी फैन थी, एक कोने से कोई चीज खींचने की कोशिश कर रही थी। अरे, ये उठ क्यों नहीं रहा? मैं पास गया और देखा। मजोलनीर नकली ए ग्रेड हथौड़ा। यह था थॉर का बिजली वाला हथौड़ा। असली होता तो बहुत ही जबरदस्त चीजों को होती, लेकिन यह नकली भी बहुत ताकतवर था। मैंने देखा जिया पूरी ताकत से उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। क्या यह वही हथियार है जो कोई खास इंसान ही उठा सकता है? क्या मैं खास नहीं हूं? तभी गौरव पीछे से आया और उसने हाथ बढ़ाया। ओह बच्ची, ये मेरा है। और गौरव ने आराम से हथौड़ा उठा लिया। उसने थोड़ा घुमाया और मेरी तरफ देखा। भैया, क्या मैं इसे रख लूं? हां, तुम्हारे लिए बढ़िया है। जिया फिर से हैरान हो गई। सिर्फ मैं ही क्यों बदकिस्मत हूं? सिर्फ मैं ही? मैंने उसकी बात अनसुनी की और बाकी चीजें देखने लगा। और क्या बचा है? बाहरी सुरक्षा वाला सूट नकली, एक ग्रेड का सुरक्षा सूट। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा डिफेंस बढ़ाना अच्छा रहेगा। जैसे ही मैंने सूट पहना, वो अपने आप मेरे हाथों और पैरों पर चिपक गया। बाहर से आने वाले हमलों से 10% कम नुकसान होगा। दुश्मनों का पता लगाने की ताकत बढ़ गई है। अब पहले से ज्यादा फुर्ती से चल सकते हो। थोड़ा भारी जरूर था, लेकिन बिना पहने रहने से तो अच्छा था, खासकर उस लड़ाई के बारे में सोचकर जो आने वाली है। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। चूंकि थिएटर हॉल में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब चंद्रशेखर अब भी जिंदा है। अगर हम जल्दी से 6ठी मंजिल पार कर लें तो शायद 7वीं पर वो मिल जाए, और अगर सबसे बुरा हुआ और वो 8वीं मंजिल के बॉस से लड़ रहा हो, तब भी वो जिंदा है। अब चलो अपने पुराने साथी को वापस लाते हैं। दुर्भाग्य से चंद्रशेखर 6ठी मंजिल पर नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि 6ठी मंजिल की फिल्म आसान थी। यह एक आम थ्रिलर फिल्म थी जिसे ब्रायन सिंगर ने बनाई थी। मुझे पहले से पता था कि असली कातिल कौन है, इसलिए हमने फिल्म जल्दी खत्म कर ली। थिएटर के मालिक को फिल्म का बदला हुआ अंत पसंद आया। आपको इनाम में 500 कॉइन मिले हैं। जिया ने हैरानी से पूछा, क्या वही असली कातिल था? मैंने कहा, यह स्पॉइलर मत बताओ। यहां एक ऐसा इंसान भी है जिसने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी। षड्यंत्रकारी नाम की सुप्रीम को स्पॉइलर बिल्कुल पसंद नहीं है। इस फिल्म की खास बात यह थी कि हमें एक स्किल वाला आइटम मिला। स्किल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक बहुत काम की स्किल थी। इससे आप सामने वाले की हरकतों को देखकर उसके अंदर की ताकत और कमजोरी समझ सकते थे। मेरे पास पहले से कैरेक्टर लिस्ट स्किल थी, इसलिए मेरे लिए जरूरी नहीं था, लेकिन श्वेता और गौरव जैसे लोगों के लिए यह स्किल बहुत काम आ सकती थी, खासकर ऐसे दुश्मनों के खिलाफ जो बहुत अच्छा झूठ बोलते या दिखावा करते हैं। आपने नई स्किल ऑब्जर्वेशन हासिल की है। फिर भी मुझे थोड़ी निराशा हुई। काश कोई ग्लैडिएटर जैसी दमदार फिल्म देखने को मिलती। अभी तक मुझे कोई अच्छी लड़ाई वाली स्किल नहीं मिली थी। मैं वेपन्स ट्रेनिंग नाम की स्किल खरीद सकता था, लेकिन अभी कॉइन खर्च करना सही नहीं होगा। अब तो फिल्मों से थक गया हूं, हासना ने कहा। मैं भी उससे पूरी तरह सहमत था। अब मुझे भी फिल्में देखने का मन नहीं था। चलो, इतना अच्छा इनाम मिला है, उसी में खुश रहो। फिर हम सीधे 7वीं मंजिल की तरफ बढ़े। शायद इस बार
चंद्रशेखर दिख जाए। पर जब हम 7वीं मंजिल पर पहुंचे, ज्यादातर पोस्टर फटे हुए थे। इसका मतलब चंद्रशेखर अब आखिरी कमरे, बॉस रूम में पहुंच चुका था। अब देर करने का समय नहीं था। भागो, ये लगभग आखिरी मंजिल है। हम तेजी से दौड़ पड़े। हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, उससे पहले कि कुछ बुरा हो। हम थिएटर के अंदर से होकर गुजरे। 7वीं मंजिल पर पुरानी इंडियन फिल्मों के पोस्टर लगे थे। हे भगवान, काश ये सारे पोस्टर फटे हुए हों। लेकिन आखिरी पोस्टर अभी भी ठीक था। ओह नहीं, फिल्म शुरू होने वाली है। नीली रोशनी हमारे ऊपर पड़ी और सीन बदल गया। मुझे थोड़ा चक्कर आया और हवा थोड़ी नमकीन थी। सीन फिर से समंदर पर, लेकिन इस बार यह क्रूज शिप नहीं था। यहां बारूद की गंध आ रही थी और जमीन पर लकड़ी जैसी मोटी सतह थी। लगता था हम एक पुराने जहाज विनाश पर थे। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, सब नीचे झुको। मैं तुरंत नीचे झुक गया और चारों तरफ गोलियों की आवाजें आईं। कुछ सिपाही जख्मी होकर गिर पड़े। जहाज की रक्षा करो। पुराने जमाने की यूनिफॉर्म में सिपाही इधर उधर दौड़ रहे थे। चारों तरफ जंग जैसा माहौल था। दूर कहीं नगाड़े बज रहे थे और समंदर की लहरें तेज हो रही थीं। हो नहीं, हर इंडियन सीनियर सिटीजन से सीन को जानता था, क्योंकि यह एक ऐतिहासिक फिल्म थी। हासना ने समंदर की तरफ देखा और बोली, हम ये जंग कैसे जीतेंगे? मूवी तभी खत्म होता है जब मास्टर खुश हो जाए। करीब 6 पाकिस्तानी जहाज समंदर में थे। मैंने जल्दी से हमारी सेना की ताकत जांची। फिर सोचा, यह तो इतिहास पर बनी फिल्म है, शायद जीत की उम्मीद अभी बाकी है। यह क्या हो रहा है? जहां 5 वॉरशिप्स होने चाहिए थे, वहां सिर्फ एक ही था। मैंने जल्दी से एक नाविक को पकड़ा और पूछा, कमांडर कहां है? कमांडर? कौन? एडमिरल माधव नंदा कहां है? वो नाविक कुछ नहीं जानता था। मेरा दिल घबरा गया। यह तो वैसा नहीं था जैसा फिल्म में देखा था। थिएटर मास्टर ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तभी दुश्मन हमारे और करीब आ गया। यह सब बहुत ही अजीब था। समुद्री देवता की मदद के बिना ऑपरेशन पाइथन की लड़ाई कैसे जीती जा सकती थी? मैंने चारों तरफ देखा और तेज आवाज में बोला, जिया। मैंने पहले ही सोचा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। मैं जिया को सिर्फ उसकी ताकत के लिए नहीं लाया था, बल्कि ऐसे मुश्किल हालात को सोचकर लाया था। सुप्रीम समुद्री देवता जिया के लिए दुखी है। जिया को ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही जहाज थी और संदेश सुनने की जगह भी कम थी। वो पहली मंजिल पर एक कोने में उल्टी कर रही थी। अरे, तुम ठीक हो? जिया ने भीगी हुई आंखों से मेरी तरफ देखा। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। यह बात मेरे बारे में नहीं थी। सुप्रीम समुद्री देवता जिया को हिम्मत दे रहा है। मैं कभी नहीं करूंगी। उग्ग! वो फिर से उल्टी करने लगी। मैं समझ गया कि समुद्र से डरने के बावजूद समुद्री देवता ने उसे क्यों चुना था। आपकी खास शक्ति की वजह से आपने जो किताबें पढ़ी हैं, उनकी यादें और तेज हो रही हैं। मेरे दिमाग में वेज ऑफ सर्वाइवल के 40वें चैप्टर का एक सीन आया। अरे, वो तो समुद्र से डरती है, फिर उसे सुप्रीम ने क्यों चुना? पता नहीं, शायद इसलिए कि उसके पूर्वजों में कोई एडमिरल रहा होगा। क्या वो समुद्री देवता की वंशज है? कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया था। सच कहूं तो क्या यह मुमकिन था कि वो इतने बड़े योद्धा की वंशज हो? पर मैंने उस कहानी के आखिरी चैप्टर तक सब कुछ पढ़ा था और मुझे पता था जिया समुद्री देवता की असली वंशज नहीं थी। सुप्रीम समुद्री देवता जिया को देखकर अपने पुराने दोस्त को याद कर रहा है। तो क्या तुम क्षत्रिय खानदान से हो? नहीं, मैं जुलाहा हूं। नोट: भारत में एक ही टाइटल वाले लोग भी अलग अलग कास्ट से होते हैं। सुप्रीम समुद्री देवता अपने पुराने दोस्त की वंशज को देख रहा है। जिया असल में जुलाहा खानदान की वंशज थी, जो समुद्री देवता के सबसे करीबी दोस्त और साथी थे। ईशान जुलाहा मजबूती और करुणा के देवता। वो और समुद्री देवता मिलकर कई लड़ाइयां जीते थे, और जब समुद्री देवता को झूठे आरोपों में निष्कासित किया गया, तब भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उनकी कहानी इतनी मशहूर नहीं हुई, इसलिए वो समुद्री देवता नहीं बन पाए। समुद्री देवता जिया को दुख भरी नजरों से देख रहा है। वो उनकी संतान नहीं थी, पर उनके सबसे करीबी साथी की वंशज थी।
शायद ये उनका निजी फैसला था, लेकिन शायद देवता ने यह नहीं सोचा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त की औलाद एक दिन उसी के हाथों मारी जाएगी और एक राक्षस बन जाएगी। खैर, ऐसा ही उस कहानी वेज ऑफ सर्वाइवल में लिखा गया था। एक इनामी मिशन शुरू हो चुका है। इनामी मिशन जो मौत को अपनाएगा वही जिएगा, जो जिंदा रहने की कोशिश करेगा वो मरेगा। प्रकार साइड मिशन। कठिनाई B+। पूरा करने की शर्तें। सुप्रीम समुद्री देवता आपसे मदद मांग रहा है। जिया, जो सुप्रीम की अवतार है, उसे हिम्मत दो और ऑपरेशन पाइथन की लड़ाई जीत कर दिखाओ। समय की सीमा 2 घंटे। इनाम युद्ध के देवता का खास कर्ज। अगर फेल हुए, कुछ नहीं बताया गया। मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। ऐसे इनाम वाले मिशन बहुत कम होते हैं, वो भी जब सिर्फ एक सुप्रीम ने दिया हो। मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए ध्यान से देखा और सच में इनाम बहुत बड़ा था। समुद्री देवता की ताकत। अगर मैंने यह मिशन पूरा कर लिया तो मैं इस देवता की एक खास ताकत बिना कोई कीमत दिए इस्तेमाल कर सकता था। मैंने जिया को हिलाया। जिया, बस करो, जल्दी करो। मुझे नहीं करना। उफ, तुम लोग ही कर लो। क्या तुम थोड़ी देर सहन नहीं कर सकती? सहन? अंकल, आपको कुछ नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता था। हाँ, ये उसका बात करने का तरीका था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं था उसकी इन हरकतों को झेलने का। नहीं, मुझे पता है। तुम ऐसे समुद्र की वजह से नहीं कर रही हो। क्या मतलब? तुम्हारी वो दोस्त जो मर गई थी, उसे ये फिल्म बहुत पसंद थी ना, इसलिए। जिया ऐसे कांपने लगी जैसे किसी ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसके दिमाग में लौट आई हो। यह वही मिशन था दिल्ली गर्ल्स हाई स्कूल का, जहां उसने अपनी दोस्त का गला अपने ही हाथों से घोंट दिया था। वो तुम्हें कैसे पता चला? ये मत पूछो, बताने का टाइम नहीं है। जिया ने मुझे हैरान आंखों से देखा। तुमने अपनी दोस्त को अपने ही हाथों से मारा और अब खुद ऐसे ही मरने वाली हो तो अनसा। जहाज की पहली मंजिल पर एक लोहे का हुक आकर धंसा। मैंने उस हुक को, जो जिया की तरफ आ रहा था, खाली हाथों से पकड़ लिया। जिया डरते हुए मुझे देखती रही। तुम भाग सकती हो या नहीं, यह तुम्हारे ऊपर है। शायद तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन तेज तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जापानी सैनिक जहाज पर कूद चुके थे। अगर तुम अभी जाग गई तो कम से कम कुछ लोगों को बचा सकती हो। मैं जिया को लेकर दूसरी मंजिल के डेक पर चढ़ गया। गौरव और हासना पहले ही घिरे हुए थे। मैंने अपना हथियार उठाया। दुश्मन आम पाकिस्तानी सिपाही थे। आमने सामने की लड़ाई में हम हारते नहीं, लेकिन दिक्कत यह थी उनकी गिनती बहुत ज्यादा है, बहुत सादा थी। मैंने कई सैनिकों को काटा, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। दुश्मनों के जहाज दूर से गोलियां चला रहे थे। अगर ये जहाज डूब गया तो फिल्म खत्म हो जाती और हम सब भी मर जाते। जिया, अब मुझे पता चला कि माधव नंदा कितने महान थे। उसने ऐसी लड़ाई कैसे जीती थी। जागो अभी। यह मिशन बहुत मुश्किल और डरावना था। हमारे पास कृष्णन, भान यादव नहीं थे, जो माधव नंदा के साथी थे। हमारे पास सिर्फ एक कमजोर सी लड़की थी जिसे समुद्री देवता बचा रहा था। वो लड़की डेक पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। मैं बहुत बुरी हूं। मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। हां, यह बुरा था। मैं भी बुरा था जो उसे ऐसे इस्तेमाल कर रहा था। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह अच्छा या सही नहीं होता। उफ। जिया की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मैंने हरक्यूलिस की ढाल उठाई और उसके सामने खड़ा हो गया। अभी फैसला लो और युद्ध में कूद पड़ो, या फिर सारी जिंदगी पछताओ, या फिर एक बेकार जिंदगी जियो लेकिन किसी भी तरह से जिंदा रहो। जहाज पर गोलियों की बारिश हो रही थी और लकड़ियां टूट रही थी। मैं उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूं। या फिर तुम सच में यही मरना चाहती हो? आपकी जिया श्रीवास्तव को समझने की क्षमता बड़ी है। जिया की आंखों से बहुत सारी भावनाएं निकल रही थीं। गुस्सा, खुद से नफरत और दुनिया से सारी उम्मीद छोड़ देना। लेकिन इन सब के नीचे एक बात साफ थी, मैं मरना नहीं चाहती। सुप्रीम्स बहुत स्वार्थी होते हैं। कुछ तो अपने अवतार की मदद भी नहीं करते, लेकिन जब तक कोई सुप्रीम अपनी कहानी जैसे सिचुएशन में होता है, वह अपने अवतार को अकेला नहीं छोड़ता।
कॉन्स्टलेशन समुद्री देवता ने जिया की इच्छा का जवाब दिया है। जिया के आसपास लाल चमकदार रोशनी फैल गई। चंद्रशेखर के लिए तो यह अच्छी बात थी, लेकिन मुझे भी खाली हाथ नहीं रहना था। जिया को नया कर्ज मिला है। यह था जिया का तीसरा कर्ज। यही ताकत उसे भविष्य में एक महान समुद्री सेनापति बनाएगी। जिंदगी के लिए जिया ने अपनी तलवार पकड़ी और समुद्र की तरफ देखा। दुश्मन बहुत थे और कोई मदद करने वाला नहीं था। फिर भी उसने तलवार उनकी ओर घुमा दी। अब भी 4 जहाज बाकी हैं। उसकी तलवार से तेज रोशनी निकली। जिया ने गोस्टली नौसेना लेवल 1 नाम का कर्ज इस्तेमाल किया है। पानी से भाप उठने लगी और अचानक समंदर हमर में 6 भूतिया जहाज आ गए। दुश्मनों से बदला लो। ढोल की आवाज रुक गई, जैसे डर गई हो। गोलियां भूतिया जहाजों की ओर चली, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं हुआ। अब तुम सब यहीं मरो। अब नौसेना आगे बढ़े। 6 जहाजों ने लहरें बनाई और दुश्मन के जहाज एक एक करके गिरने लगे। जो लड़की पहले रोती थी, अब वही लड़ाई की लीडर बन गई थी। भूतिया फ्लीट के सामने दुश्मनों का कोई असर नहीं रहा। सिर्फ मैं नहीं, हासना और गौरव भी हैरान थे। यह थी असली ताकत कर्ज की। यह वही ताकत थी जिससे समुद्र की कोई भी जंग जीती जा सकती थी। सूरज डूब रहा था। धुएं में पाकिस्तानी सैनिकों की चीखें सुनाई दी। मरे हुए लोग पानी में बहने लगे और 1 घंटे से भी कम में आखिरी दुश्मन जहाज भी गिर गया। थिएटर के मालिक को फिल्म का नया अंत पसंद आया। आपने चौथा एंडिंग क्रेडिट पा लिया है। कलाकार रविंद्र सिंह, हासना, जिया, गौरव। आपको इनाम के तौर पर 500 कॉइन्स मिले हैं। तभी एक और संदेश आया। इनाम वाला मिशन पूरा हो गया है। आपको समुद्री देवता से इनाम मिला है। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भूतिया जहाजों वाली ताकत मिल जाए। अगर ऐसा हो जाता तो मुझे जिया से जलन नहीं होती। आपको म्यूजिकल स्वॉर्ड नाम की ताकत मिली है। मैंने सोचा शायद मैंने गलत पढ़ा। म्यूजिकल स्वॉर्ड असल में तो जिया को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यह ताकत मुझे समुद्री देवता ने दी थी। समुद्री देवता आपका शुक्रगुजार है। सच कहूं तो मुझे इस समय यही ताकत ज्यादा जरूरी थी। शायद इसी से मैं 8वीं मंजिल पर होने वाली बुरी घटना रोक सकता हूं। धीरे धीरे माहौल बदला और हम फिर थिएटर के अंदर आ गए। जिया थकी हुई मुझे देख रही थी। अंकल, तुम यहीं आराम करो। हम चंद्रशेखर को बचाने जा रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनो। मुझे नई ताकत तो मिल गई थी, लेकिन खुश होने का समय नहीं था। ताकत का क्या फायदा अगर यह पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए। मुझे इस सब को रोकना था और उसके लिए चंद्रशेखर को बचाना जरूरी था। मैंने सबको इकट्ठे किए हुए ताकत बढ़ाने वाले पोर्शन दे दिए। स्टैट्स ताकत बढ़ाने के लिए हर 10 लेवल पर ज्यादा सिक्के लगते हैं, इसलिए पहले मैं अपने सिक्के खर्च करूंगा। 4000 सिक्के खर्च हुए हैं। ताकत बढ़ाने वाले पोर्शन इस्तेमाल किए गए। स्टैमिना 18 से 24, स्ट्रेंथ 18 से 24, एजिलिटी 11 से 20, मैजिक पावर 10 से 15। आपकी सभी ताकतें काफी बढ़ गई हैं। अब हम अंतिम सीढ़ियां चढ़ने लगे। सब तैयार हो जाओ। आपने 8वीं मंजिल व्हाइट गार्डन में प्रवेश कर लिया है। यह एक छत पर बना छोटा सा गार्डन था, जैसे कोई ओपेरा हॉल हो। जैसे ही मैंने हरी घास पर कदम रखा, मुझे वो इंसान दिखाई दिया जिसे मैं ढूंढ रहा था। उफ! जब मैंने सोचा कि अगर ये मर गया तो कितने लोग दुखी होंगे, लेकिन फिर मुझे गुस्सा आ गया। और किस्मत से उसका सिर थप्पड़ मारने के लिए एकदम सही था। ऐ चंद्रशेखर! मैं भागा और उसके सिर पर एक जोरदार चपत मारी। ठंडी हवा से मेरी उंगलियां सुन्न हो गई थीं। सच कहूं तो मैं इस आदमी को बुरी तरह पीटना चाहता था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। चंद्रशेखर! उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसके शरीर से एक अजीब सी सफेद भूरी रोशनी निकल रही थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। मुझे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मैं डर के मारे एक कदम पीछे हट गया। ध्यान से देखा तो पता चला कि यह रोशनी 8वें मंजिल पर बैठे एक बूढ़े आदमी से जुड़ी थी। उसे देखकर मुझे सब समझ में आ गया। थिएटर मास्टर का नकली रूप दिखाई दे चुका है। अब तो हालत और भी खराब हो गई थी। चंद्रशेखर उस डरावनी रोशनी के साथ मेरी तरफ मुड़ गया।
अरे नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए था। थिएटर मास्टर ने चंद्रशेखर को कंट्रोल कर लिया है। मेरे पूरे शरीर में डर दौड़ गया। अब वो पूरी तरीके से होश खो चुका था और किसी को भी मार सकता था। अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। चंद्रशेखर ने हथेली का जोर लेवल 4 का इस्तेमाल किया है। मैं मुश्किल से बोल पाया, रुको जरा। धड़ाम। मेरी साइड में बहुत तेज दर्द हुआ और मुझे चक्कर आने लगे। जब वो अपनी मर्जी से आगे बढ़ा तो मेरे दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी। थिएटर हॉल में चंद्रशेखर की मौत इसलिए नहीं हुई थी कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी। थिएटर हॉल का मालिक ऐसे लोगों के लिए सबसे खतरनाक था जो समय में पीछे जाकर दोबारा कोशिश करते हैं। मैं धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगा। हाँ, सुरक्षा वाला सूट टूट चुका है। अब मेरी रक्षा करने की ताकत कम हो गई है। मैं पेट पकड़कर खड़ा हुआ। यह हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इतनी दवाएं खाने के बाद भी सिर्फ एक बार में इतनी चोट। एक बार में ही मैं छत के दूसरी तरफ जाकर गिर गया। हासना ने डीमन स्लेइंग लेवल 2 का इस्तेमाल किया है। थोड़ी दूर पर हासना की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैं उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। चंद्रशेखर ने भयंकर मुक्का लेवल 4 का इस्तेमाल किया है। हासना अब चंद्रशेखर से नहीं लड़ सकती थी। वो डीमन स्लेइंग स्किल की वजह से कुछ वार झेल पाई, लेकिन उसके मुंह से खून निकल आया। चंद्रशेखर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। खास स्किल कैरेक्टर लिस्ट चालू हो गई। इस किरदार की जानकारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए उसे छोटा करके दिखाया जा रहा है। किरदार का शॉर्ट लिस्ट। नाम चंद्रशेखर वर्मा। खास बातें, वो तीसरी बार टाइम ट्रेवल किया है। प्रोफेशनल गेमर है। उसकी स्किल्स तेज नजरें, हाथ से लड़ने की कला, हथियार चलाना, दिमाग की रक्षा, खतरनाक मुक्कों की तकनीक, तेजी से चलने की स्किल, कर्ज की ताकतें, पिछले जन्म की यादें, पुरानी स्किल्स को फिर से पाना, शारीरिक ताकतें, सहन शक्ति 28, ताकत 27, फुर्ती 26, जादुई ताकत 25। अभी चंद्रशेखर होश में नहीं है और पूरी तरह बेकाबू है। ये लड़का, उसने एक नई ताकत कर्ज को एक्टिव कर लिया है। ट्रांसमिशन इससे वह अपनी पुरानी जिंदगियों की स्किल्स दोबारा हासिल कर सकता है। अब वो धीरे धीरे एक राक्षस बनता जा रहा था। मास्टर! उसी समय जिया ऊपर आई। जो चंद्रशेखर हासना की तरफ बढ़ रहा था, वो अब जिया की ओर मुड़ गया। आह, शुक्र है कि समुद्री देवता या गोस्ट वॉक की मदद से जिया बच गई। मैंने जोर से कहा, वो अब चंद्रशेखर नहीं है, थिएटर मास्टर को पकड़ो। लेकिन जिया उस समय सुनने के हालात में नहीं थी। हमें थिएटर मास्टर तक जाने के लिए पहले चंद्रशेखर को रोकना ही था। हासना और जिया एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। दोनों की तलवारें एक साथ चंद्रशेखर की तरफ बढ़ती हैं। यह केंडो और तलवार की तकनीक का कॉम्बो था, लेकिन जिस कॉम्बो ने टी-रेक्स जैसे दानव को गिरा दिया था, वो चंद्रशेखर पर कोई असर नहीं कर पाया। आह! जिया के चेहरे पर जोरदार मुक्का पड़ा। वो खून थूकती हुई जमीन पर गिर गई। कैरेक्टर हासना ने अपनी खास ताकत जजमेंट टाइम एक्टिव की। गुड सुप्रीम्स हासना की रिक्वेस्ट पर चुप हो गईं। ये ताकत अब रद्द कर दी गई है। हासना ने गुस्से से कहा, ओ नहीं, ऐसा होना ही था। चंद्रशेखर बहुत कठोर था, लेकिन अंदर से वो अच्छा इंसान था। तभी हासना को एक और जबरदस्त वार लगा। उसकी तलवार छुट गई और वह जमीन पर लुढ़क गई। इस मुश्किल समय में गौरव ने अपनी खास स्किल म्योल्निर की बिजली का इस्तेमाल किया। चंद्रशेखर ने अपनी बिजली से बचने की ताकत से इस अटैक का असर कम कर दिया। चंद्रशेखर ने मेरी तरफ देखा। बुरा फंस गया। मुझे पता था कि वो ताकतवर है, पर इतना? मैंने गौरव के कंधे पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। गौरव प्लीज, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? गौरव ने तुरंत समझकर सिर हिलाया। हां भैया, सॉरी। नहीं, कुछ मत कहो। गौरव कुछ बड़बड़ाने लगा। उसकी आंखें पलटने लगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर अब आखिरी सारे पत्ते खेलने का वक्त आ गया था। आपने एटीरेक्स का डीएनए यूज किया है। आपकी सारी ताकतें 30 मिनट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब बस लड़ना है, चाहे जो हो। स्टैमिना 24 से 34।
पावर 24 से 34, स्पीड 20 से 30, मैजिक 15 से 25। आपके शरीर में जबरदस्त ताकत आ रही है। आपकी मसल्स पूरी ताकत से जाग गई हैं। अब आप और भी तेज चल सकते हैं। आपके दिल में अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। कमजोर स्किल्स की कमी अब इन बढ़ी हुई ताकतों से पूरी हो गई। अगर चंद्रशेखर की ताकत पूरी तरह जाग चुकी होती तो यह बेकार होता, लेकिन अभी उसके पास पूरा पावर नहीं था और यही हमारा मौका था। आपकी खास ताकत प्योर स्टार एनर्जी अब लेवल 1 से लेवल 2 हो गई है। अब मेरे हाथों में जो जादू महसूस हो रहा था वो बदल गया था। मुझे भागने की जरूरत नहीं थी, वो खुद मेरी तरफ दौड़ पड़ा था। उसने पहली बार अपनी तलवार निकाली, यानी उसे भी खतरा महसूस हो गया था। चंद्रशेखर ने आसमान चीरने वाली ताकत लेवल 2 का इस्तेमाल किया। हमारी तलवारों से चिंगारियां निकल रही थीं। हम दोनों पीछे नहीं हटे। मेरी तलवार पर उसका दबाव बहुत तेज था। उसकी तलवार के चारों ओर नीली रोशनी जल रही थी। इस वक्त लड़ाई कमाल की लग रही थी। वेज ऑफ सर्वाइवल की दुनिया में जिसकी ताकत ज्यादा होती है वही जीतता है। अब मेरी फिजिकल ताकत 30 से ऊपर थी और चंद्रशेखर की 20 से ऊपर, यानी मैं तीसरे स्टेज पर था और वो दूसरे पर। फिर भी वो मुझे पीछे नहीं हटा सका, बल्कि कुछ बार तो मैं ही पीछे चला गया। मैंने दांत भींच लिए। आपकी खास स्किल रीडर्स आई लेवल 2 एक्टिव हो गई है, और जैसे ही वो एक्टिव हुई चंद्रशेखर के दिमाग के ख्याल मेरे अंदर आने लगे। ये बहुत तकलीफदेह है। भविष्य में ये कई बार होगा। क्या मुझे ये फिर से बताना पड़ेगा? मैं गुस्से में था। ये आदमी अभी से? होश में आ जा बेवकूफ। मैंने उसकी तलवार पर पूरा जोर लगाकर वार किया और फिर उसका फेस निशाना बनाकर मुक्का मारा। मैं उसका हर मूव पढ़ पा रहा था क्योंकि मेरे पास रीडर्स आई की ताकत थी। मेरा घूंसा सीधा उसके ठुड्डी पर लगा और पहली बार वह लड़खड़ाया। जैसे ही समय फिर से चलना शुरू होता है, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मेरे सारे साथी अपनी यादें खो देते हैं और मेरा अतीत मिट जाता है। तू मूर्ख है, और फिर सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। असल में सनफिश बहुत मजबूत होती है। वो इसलिए मरती है क्योंकि उसे ज्यादा तनाव नहीं झेला जाता, न कि इसलिए कि वो कमजोर है। ये लड़का भी ऐसा ही है। थिएटर मास्टर चंद्रशेखर को इसलिए कंट्रोल कर पाया क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति कमजोर थी। थिएटर मास्टर की शारीरिक ताकत कम थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत ताकतवर था। अगर चंद्रशेखर का मेंटल बैरियर 80,000 से ऊपर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं कौन हूं? अब चंद्रशेखर की आंखें धुंधली हो गई थीं। उसके मन की बातें सुनकर मैं गुस्से से भर गया। क्या तू असली हीरो नहीं है? मैंने वेज ऑफ सर्वाइवल के पूरे 3149 चैप्टर पढ़े हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। तूने अब तक सिर्फ 3 बार टाइम ट्रैवल किया है। मैंने फिर से उसके सिर पर जोरदार वार किया। शायद किस्मत थी, इस बार वो थोड़ा धीमा हो गया। मैंने मौका नहीं छोड़ा और उसे छाती पर जोर से लात मारी। तू वाकई ऐसा सोचता है? तू तो पहली कोशिश की हिम्मत को भी भूल गया। मैं इस दुनिया में अकेला जिंदा इंसान हूं। एक उदास आवाज, अब बेवकूफी भरी बातों में मत उलझ। मैंने उसकी तलवार रोकते हुए चिल्लाया, अगर तुझे अपनी जिंदगी में कोई मतलब नहीं दिखता तो क्या तूने खुद ही तय नहीं किया था कि तू एक बड़ा मकसद लेकर जिएगा? एक्सक्लूसिव स्किल 4th वॉल एक्टिवेट हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात कर रहा हूं या खुद से। तलवार से आग की लपटें निकलने लगी थीं। मेरी आंखें और त्वचा जलने लगी। सांसें तेज हो रही थीं। शायद मैं भी उस पल में खो गया था। मैं अकेला हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद चंद्रशेखर बन गया हूं। दिल भारी लगने लगा। अकेला? मैं? अगर तू सच में अकेला है तो मैं यहां क्यों आया? मेरी तलवार उसके हाथों को काटती चली गई। खून बह रहा था। मैं पागलों की तरह तलवार चला रहा था। तू अकेला कैसे हो सकता है? जब तू थिएटर में मारा गया था, जब तूने अपनी छोटी बहन के लिए रोया था, जब फॉर्चून टेलर ने तुझे धोखा दिया था, जब तेरी प्यार ने एक बच्चे को जन्म दिया था। जैसे मैं बोल रहा था, मेरे दिमाग में और यादें आने लगीं। वेज ऑफ सर्वाइवल की वो पुरानी बातें,
जब तेरा बच्चा मर गया था तब तू पागल हो गया था। उसके जीवन की यादें, उसके परिवार, उसका दर्द, सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। टू डेमन किंग्स और रिटर्न होने वाले लोगों से लड़ा था। सेना के बड़े अफसरों के लिए यह एक डरावना सपना था। लोगों की मदद करना और उन बुरे टाइम ट्रैवलर से लड़ना, और फिर आखिर में जब तुम सुप्रीम्स के सामने खड़े हुए। वो दिन जब मैं नौकरी के लिए मेहनत कर रहा था और मेरे अफसर बुरे और तंग करने वाले थे, ये सब कुछ बस जीने के लिए था। हर दिन किसी तरह जिंदा रहने के लिए। अपने आसपास देखो और किसी भी तरह जीने की कोशिश करो। फिर भी मैं हर बार घर लौट आता, और जब मैं एक नॉवेल पढ़ता था तो मन को थोड़ा सुकून मिलता था। मेरे हाथ में पकड़ी तलवार कांप रही थी। मैं बहुत ज्यादा जोश में आ गया था। धत्त तेरी की, मुझे बस थोड़ा समय चाहिए था। मैं गहरी सांसें लेते हुए आगे देखने लगा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। क्या ये मेरी आंखों का धोखा था? बस एक पल के लिए मुझे लगा कि चंद्रशेखर के हाथ में हल्की रोशनी वापस आ रही है। कुछ बातें ऐसी थीं जो मैं उसकी सोच पढ़कर भी नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे ही मैंने चंद्रशेखर की आंखों में देखा, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बहुत ज्यादा भावनाओं से जुड़ाव के कारण फोर्थ वॉल हिल गई है। अब चंद्रशेखर मुझे सीधे घूर रहा था। तुम कौन हो? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए रविंद्र ने डेथ गेम, सिर्फ XRTC यूट्यूब चैनल पर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने भी दोस्त स्टोरी सुनते हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।